नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। और आज एक बार फिर से हम चर्चा करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनावों का असर। और देखिए, ये असर कांग्रेस पार्टी पर भी है, ये असर बीजेपी पर और फायदा देने वाला होगा, लेकिन कांग्रेस का इससे नुकसान, और सबसे बड़ी बात इसका राहुल गांधी पर कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, हम थोड़ी लंबी चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से विधानसभा चुनावों का ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है और ये एक आई ओपनर है। चलिए डिस्कशन करते हैं और आप भी जुड़िए। तो हमारे साथ मौजूद है रवि रावत जी। रवि जी, एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है और पहली हमारी चर्चा है ये। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या लगता है इस विधानसभा चुनाव का सबसे साधारण क्वेश्चन मेरा, इम्पैक्ट क्या होगा कांग्रेस पार्टी के ऊपर? कांग्रेस पार्टी पर इम्पैक्ट इतना बड़ा है कि जो इम्पैक्ट आपने देखा होगा कि अभी जयराम रमेश पीसी कर रहे हैं, हाँ। राहुल गांधी दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं वो चुनाव आयोग पर शिकायत कर रहे हैं, खड़गे भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। बहुत बड़ा इम्पैक्ट है क्योंकि विधानसभा चुनाव, महाराष्ट्र बहुत बड़ा स्टेट है, आर्थिक राजधानी है और सबसे बड़ी चुनावी महासमर वहाँ पे होने वाला है। उद्धव ठाकरे हैं वहाँ पर, शरद पवार हैं, कांग्रेस वहाँ पर सरकार बनाने के लिए जैसे हरियाणा में बैठी है वैसे ही वहाँ भी बैठी हुई है। तो जिस तरीके से ये लोग मोदी सरकार को गिराने का ये इनका बहुत बड़ा प्लान था, अगर ये हरियाणा जीतते तो मोदी सरकार के खिलाफ इनका बहुत बड़ा आंदोलन, किसान आंदोलन शुरू हो जाता। जो पंजाब बॉर्डर, आप स्पेकुलेट कर रहे हैं कि हो सकता था ये नहीं, अभी पंजाब बॉर्डर पे बैठे हुए हैं वो, और हरियाणा की गवर्नमेंट ने उनको रोका है। कांग्रेस ने वादा किया था चुनाव में कि अगर जब हम जीत जाएंगे तो 1 घंटे में बॉर्डर खोल दिए जाएंगे और आपको दिल्ली की तरफ बढ़ा देंगे। मतलब आप कहना चाहते हैं भड़काने की कोशिश पूरी थी लेकिन ये ध्वस्त हो गई? भड़काने की कोशिश नहीं, पूरा प्लान था। दीपेंद्र हुड्डा अमेरिका गया, तमाम अलग अलग जगहों से उन्होंने मोदी विरोधियों से कैंपेनिंग कराई, तमाम ये प्लान था। चढ़ूनी हार गई। हाँ। जो किसान आंदोलन, फर्जी किसान आंदोलन था, और टिकैत कह रहे थे कि भाई अब तो कांग्रेस सरकार आ रही है, लेकिन उनके वह हश्र देख लिया। तो अब जो मोदी जो 24 का रिजल्ट आया था उसके बाद थोड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ा निराश थे। बहुत आपने तस्वीर देखी होगी, योगी जी भी काफ़ी निराश थे। बीजेपी में एक निगेटिविटी का माहौल छा गया था। बीजेपी ये सोच रही थी कि शायद हर कोई वीकनेस मान रहा था। राहुल गांधी चढ़े जा रहे थे पागलों की तरह, मोदी के खिलाफ अनर्गल बयान, हिंदुओं के खिलाफ अनर्गल बयान दिए जा रहे थे, और उससे ऐसा लग रहा था कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो करिश्मा है वो समाप्त हो गया है। लगातार बोल रहे थे वो। बीजेपी वाले भी, बहुत सारे जो उनके समर्थक भी थे, वो भी हार मान रहे थे। मैंने देखा है कि जब ये एग्जिट पोल आए थे तो तमाम लोग, कोई नड्डा को गाली दे रहा था, कोई मोदी को गाली दे रहा था, तमाम बीजेपी की कमियां गिना रहे थे, पर वो ये नहीं देख रहे थे कि ये एग्जिट पोल फेल है, फर्जी है। हमने ये बताया था कि ये एग्जिट पोल फर्जी है। ये किस तरीके से साजिश रची जा रही प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ। लेकिन जो ये जीत दर्ज हुई है, ये पूरे दुनिया में एक मैसेज गया है और इसका असर 2029 के चुनाव पे भी पड़ेगा। इतना बुरा असर कांग्रेस पार्टी पर पड़ा है कि कांग्रेस पार्टी ने बड़े आंदोलन की, उन्होंने पहलवानों का आंदोलन कराया, किसान का आंदोलन कराया, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ उसका हसरा आपने देखिया कि आज 48 सीट बीजेपी जीत गई है और कांग्रेस पार्टी 37 के आसपास है। उसका वोट बैंक लगभग थोड़ा क्लोज है, बराबर ही है, लेकिन जो सीटों में यहाँ पर हरियाणा में कोई सरकार अब तक तीसरी बार आई नहीं। हाँ। इतिहास बन चुका है। तो कांग्रेस पार्टी के लिए तो बहुत बड़ा सेटबैक है। उसने तो सोचा नहीं होगा, शायद लोकसभा से में जितना जश्न मना रहे थे, जो जलेबियां ऑर्डर दे रहे थे, जो उन्होंने तैयारियां की थी जश्न की, सब पीछे भाग चुके हैं। राहुल गांधी दिखाई नहीं दे रहे हैं। और देखिए, दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन बीजेपी के मुख्यमंत्री तमाम राज्यों में जलेबी बना रहे हैं। हाँ। आपने देखा होगा भजन लाल शर्मा भी जलेबी वहां पर बनाते दिखाई दिए। तो राजस्थान में हो रहा है, महाराष्ट्र चलिए, महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे कह रहे कि अब मैं तैयार हूँ, एनसीपी जो तय करे कांग्रेस, मुझे महाराष्ट्र की साख बचानी है। आपको लगता है कि साख अब बच पाएगी? अब इलेक्शन कमीशन पहुंचने से क्या होगा? मेरा सवाल ये दूसरा आपसे होगा। इलेक्शन कमीशन पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं कि
बहुत स्लो काउंटिंग लास्ट के राउंड में हो रहे थे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग के रुझानों में हमने जीत हासिल की। वो जीत नहीं है, वो तो काउंटिंग के आपको इंतजार करना है ना। लेकिन कांग्रेस पार्टी इलेक्शन कमीशन पहुंच गई। तो बताइए, लोकसभा में तो ये इलेक्शन कमीशन नहीं पहुंचे थे। जब इन्होंने देखा कि कुछ सीटें बढ़ी और बीजेपी के वोट शेयर कम हो रहे, तो ये खुश थे। सुप्रिया श्रीनेत बिल्कुल झंडा ये कांग्रेस का आ रही थी, लेकिन 99 पर जबकि सिमटी। तो बताइए कि कैसी विचारधारा ये आप कहेंगे इलेक्शन कमीशन पहुंचना? क्या जनता ये नहीं समझ रही है क्या कि लोकसभा चुनाव में आप जीतते तो इलेक्शन कमीशन को कोई गाली नहीं, और आज कह रहे हैं बीजेपी प्रशासन पर दबाव बना रही है? ये ट्वीट मैंने देखा था जयराम रमेश का। बताइए क्या कहेंगे इस ट्वीट पर कि प्रशासन पर दबाव? क्या किसी पार्टी ने आज तक इलेक्शन कमीशन पर दबाव बनाया? क्या बीजेपी बना रही है? क्या ये फैला रहे कांग्रेस? कांग्रेस पार्टी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की बात है। वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र की जीत हुई है जम्मू कश्मीर में। एनसी और कांग्रेस वहाँ पे जीती है। सरकार लगभग 48-50 के आसपास से वो भी हैं। वहाँ पे तो तुम लोकतंत्र की जीत बता रहे हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो हरियाणा में हारी है वहाँ लोकतंत्र हार गया। इनका यही कहना है। बहुत सारे उनके चमचे ये कह रहे हैं कि भाई ईवीएम खराब है, ईवीएम हैक कर दिया। जैसे ही बीजेपी बढ़त में आया तो चुनाव आयोग ये कर रहा है। चुनाव आयोग ने इसका जवाब दिया है। जयराम रमेश की बात जो कह रहे हैं वो बोल रहे हैं हम 5 मिनट में हर अपडेट कर रहे हैं। जयराम रमेश का तो कोई, जैसे हमारे उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने राज्यसभा में कहा कि ये तो दुनिया में अजूबे हैं, इनके जैसा कोई है ही नहीं। तो उनको राहुल गांधी को छवि को दिखाना है, उनको लूटने पे लगे हैं। राहुल गांधी के खानदान ने जितने पैसे कमाए हैं, कांग्रेस पार्टी ने जितने बनाए हैं, तो उनको शेर बनाने के चक्कर में ये सब लगे हैं। सुप्रिया श्रीनेत हो, चाहे ये जयराम रमेश हो, खड़गे जी अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी इसलिए ज़्यादा बौखला रही है कि राहुल गांधी की जो इमेज को इतना बड़ा डेंट लगा है। जो राहुल गांधी कह रहे थे हम मोदी की इमेज पर डेंट पहुंचाना चाहते हैं, मोदी की इमेज को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अब मोदी से कोई नहीं डरता है। अब मोदी बिल्कुल कमजोर हो गए। किसने? ये राहुल गांधी के शब्द हैं। अब कहाँ हैं वो? राहुल गांधी बता दिया, हरियाणा की जनता ने बता दिया कि मोदी मोदी है और पप्पू पप्पू है। तो अब मत कहना कि पप्पू की क्या इमेज हो गई। जलेबी लोग खा रहे हैं, जलेबी पे मजाक उड़ रहा है। राहुल गांधी की मूर्खता पर सब पूरा दुनिया हंस रहा है। तो अब मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को थोड़ा विचार करना चाहिए। राहुल गांधी को भी सोचना चाहिए कि इतने बड़े घमंड को अब थोड़ा नीचे रखो, और जो जनता है वो सब देख रही है। आप खाली आपने जो 2-4 आपके चमचे हैं, चुनाव आयोग पे आप ठीकरा फोड़ रहे हैं, चुनाव आयोग पर बौखला रहे हैं। तो क्या लगता है, आप बताइए, आप वोट देते हैं, आपको लगता नहीं कि एक जगह तो चुनाव आयोग सही है, दूसरी कभी यही होता है कि मोदी अगर जहाँ हारता है तो वहाँ मोदी की हार हो जाती है, और जैसे ही कांग्रेस जीतती है वहाँ राहुल की इमेज बढ़ जाती है, जाती है। और बीजेपी जीतती है तो वहाँ पर सारा चुनाव आयोग की गलती है, ईवीएम हैक हो गया, सारी धांधली है। तो मतलब ये ऐसा हो गया कि जैसे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, अगर वो मैच हारते हैं तो वो बोलते हैं अंपायर ने गलत कर दिया, अंपायर ने निर्णय गलत कर दिया, पिच खराब था, ये खिलाड़ी बेकार था। तो तमाम ये चीज़ें हैं, ये बहानेबाजी है। अल्टीमेटली जो कांग्रेस पार्टी की वो ऐसी गलतियां हैं कि गवर्नमेंट में तुम आते हो तो तुम कुछ करते ही नहीं हो। तुम्हारे 10 साल पुराने शासन को अभी लोग भूले नहीं, हुड्डा के गवर्नमेंट को हिमाचल में नहीं भूले हैं। तो कैसे आप ये कह सकते हैं कि आपकी गवर्नमेंट लाना चाहते हैं जनता? हाँ, और देखिए एक और मुद्दे हैं यहाँ। सुबह में मैंने जो तस्वीरें देखी, ढोल नगाड़े वाले आए थे और शाम में लगभग 4 बजे जब रुझान आ रहे थे तो वो लौट रहे थे। तो ये इमेजेस जो फैली सोशल मीडिया पर, इस पे लोग कमेंट कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी किल करती है। तो बताइए कि आपने कहा राहुल गांधी की इमेज पर डेंट पड़ने वाली बात। राहुल गांधी ने कई बार, आपने भी सुना होगा, मोदी के चिथड़े उड़ गए, कपड़े फाड़ दिए पब्लिक ने, ये तक कहा है, आपने सुना था कि पब्लिक ने कपड़े तक फाड़ दिए। राहुल गांधी के कपड़े भी क्या, मतलब पब्लिक वही कॉमेंट कर रही है कि हरियाणा की जनता ने यह दिखाया कि आपकी संविधान की कॉपी नहीं चली, आपने दलितों पर उल्टे बयान दिए। तो ये क्या विदेश में बोलने वाले जो बयान है उसका भी आपको लगता है क्या कि असर पड़ा है? जो कहा था आके आरक्षण हटाएंगे, जब इंडिया विल बी सम डेज फेयर प्लेस इंडिया बन जाएगा तो हम आरक्षण हटा देंगे, इसका इम्पैक्ट पड़ा है क्या? राहुल गांधी ने विदेश में बयान दिया था कि वहाँ पर
सिखों को गुरुद्वारे में जाने नहीं दिया जाता है, पगड़ी नहीं पहने दिया जाता है, कड़े पहनकर। उसका विरोध काफी हद तक अभी भी चल रहा है, चलेगा। हाँ। और उसने बयान दिया था कि जैसे राम मंदिर पर जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उस पर लगातार बयानबाजी कर रहे थे, बोल रहे थे वहाँ पे नाच रहे हैं, ऐश्वर्या नाच रही है, नाच गाना है। उसका जवाब योगी ने दिया था कि तुम्हारी खानदान यही तो करती है। तो जो ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं राहुल गांधी, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, लेकिन अब भी उनको अकल थोड़ी नहीं आएगी। मैं ये बात कह रहा हूँ कि अब भी वो कुछ नए बहानेबाजी करके अपनी टी शर्ट में फिर बाहर आएंगे, फिर वो बोलेंगे कि मैं डरता नहीं हूँ, मैं मोदी को ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो ये सब उनकी प्लानिंग है। उनके चारों तरफ जो उनके चहते मीडिया वाले हैं, वो मीडिया को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं कांग्रेस वाले, वो तो सभी जानते हैं। पर राहुल गांधी की जो अब पप्पू वाली छवि थोड़ा मिट रही थी, वो और बड़ी पप्पू वाली हो गई है, क्योंकि उन्होंने जो जलेबी की फैक्ट्री बनाई, उस जलेबी ने इस बार बहुत तहलका मचा दिया है। हाँ। और जलेबी ही बट रहा है, जलेबी ही चल रहा है। बीजेपी वाले भी जलेबी तल रहे हैं, हाँ। जलेबी खा रहे हैं, तो जलेबी ने एक मुद्दा दे दिया। हाँ। और देखिए, कई बार बीजेपी नेता कहते हैं कि राहुल गांधी हमारे स्टार एम्बेसडर हैं, हमारे प्रचारक हैं, जरूरत ही नहीं पड़ती, जहां वो जाते ऐसे बयान देते हैं। चलिए, राहुल गांधी की इमेज की तो बात आ गई, अब राज्यों पर बात करते हैं। तो चर्चा में ये बताइए रवि जी की, जिस तरीके से महाराष्ट्र से बयानबाजी आनी शुरू हो गई है, केजरीवाल ने क्या कहा कि चुनावों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो ऐसा कह लें कि दिन आपका तो सब लोग वाह वाह, दिन आपका नहीं तो सब लोग टाटा बाय बाय, जैसे राहुल गांधी टाटा बाय बाय बोल करके ट्रोल हुए थे। बताइए केजरीवाल के बयान, खैर सुपड़ा तो खैर साफ हो गया, खाता भी नहीं खुला। बताइए, जम्मू कश्मीर में भले इनके एक सीट आई है, तो महाराष्ट्र अगर हम देखें सबसे ज़्यादा सांसद देने वाला वो राज्य है, मतलब आफ्टर उत्तर प्रदेश। तो वहाँ पर होने वाले विधानसभा चुनाव, वहाँ पर कहा जा रहा है महायुति की योजनाएं बहुत कारगर साबित हुई, महिलाएं एक बड़ी फैक्टर बनेंगी। तो महाराष्ट्र में आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी पर बहुत बड़ा ये डेंट है, ये हरियाणा विधानसभा चुनाव, और बड़े बड़े दिग्गज जब पार्टी से छूट कर जाएंगे, टूट कर जाएंगे, क्या कहेंगे? देखो, हमने पहले भी कहा है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से राष्ट्रवादी लोग हैं, वहाँ पर सावरकर को लेकर हो, हाँ। चाहे वहाँ गोखले से हो, वहाँ पर हमारे शिवाजी जी से हो, हाँ। छत्रपति शिवाजी महाराज, हाँ। उनके खिलाफ तमाम चीज़ें ये कहते हैं। इन्होंने सावरकर को कितनी गालियाँ देते हैं राहुल गांधी, वहाँ भी राहुल गांधी फंसेंगे, राहुल गांधी ही अपनी कांग्रेस को, हाँ। और इसी वजह से प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस पे इनडायरेक्ट अटैक करती है। अब आज भी बीजेपी को बधाई नहीं है। तो संजय राउत राहुल गांधी की आरती करने में 5 सेकंड नहीं लगाते। जैसे ही अगर हरियाणा जीतते तो उद्धव ठाकरे, संजय राउत, ये सब लाइन पे राहुल गांधी की आरती करते, पीछे लग जाते हैं। हाँ, इतनी चमचागर्दी करते। मैंने देखा राहुल गांधी कांग्रेस की नेता भी नहीं करते उतनी चमचागिरी जितनी संजय राउत और उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। उन्होंने बाला साहब ठाकरे जी का भी पूरा अपमान कर दिया। उन्होंने जो चीज़ें बोली थी कि भाई सोनिया गांधी के आगे नहीं झुकना चाहिए, लेकिन उद्धव ठाकरे लगातार 10 जनपद में झुक रहे हैं। ये महाराष्ट्र की जनता नहीं देख रही क्या? और जो शिंदे सरकार ने जो लाडली बहना योजना डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र किया जा रहा है, वो सबको मिल रहा है, उसके लगातार संजय राउत बयानबाजी कर रहे हैं। तो जिस तरीके से हरियाणा का रिजल्ट आया, बहुत बड़ा मॉरल बूस्टर का काम बीजेपी और महायुति की जो गवर्नमेंट है उनको दिया है। अब अजीत पवार बड़े टेंशन में भी हैं कि वो सोच रहे थे, कभी अभी बीच में ऐसे बयान आ रहे थे कि वो अपने चाचा को तारीफ कर रहे थे, वो सोच रहे थे कि क्या आपका बीजेपी का डामाडोल। अब ऐसा होता है कि जैसे ही अगर आप कमज़ोर होते हैं तो आपके साथी भी छोड़ जाते हैं, आपके परिवार वाले छोड़ जाते हैं। जब आप मजबूत होते हैं तो बाहर वाला भी आपको तारीफ करने लगता है। तो ऐसा ही है कि अब सबसे पहले शिंदे भी उनकी तारीफ करने लग गए, शिंदे के बेटे जी भी तारीफ करने लगे, संजय राउत और उनको तो अब आपस में ही कांग्रेस को गालियां देने लगे, क्योंकि अब उनको पता है कि कांग्रेस कमज़ोर हो चुकी है, महाराष्ट्र में उसका गलत इम्पैक्ट जाएगा। तो अब उद्धव ठाकरे चाहेंगे कि अपनी सीट संख्या बढ़ाएं,
तो जो कांग्रेस का वजन है वो डाउन हो गया है। शरद पवार भी चाहेंगे कि मेरे को सीट ज़्यादा मिली। तो जो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री हमारा होगा, अब उद्धव ठाकरे उन पे चढ़ जाएंगे कि बोलेंगे हमारा मुख्यमंत्री, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। शरद पवार बोलेगा मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, क्योंकि कांग्रेस कमज़ोर होगी। जैसे ही कांग्रेस कमज़ोर होती, रीजनल पार्टियां उनके ऊपर हावी हो जाती है। और MVA है, महाविकास आघाड़ी, उसको बहुत बड़ा सेटबैक है और वो समझ में नहीं पा रहे हैं कि इस चुनाव को हम कैसे लें। तो वो इसको बचाने के लिए किस पे करेंगे? चुनाव आयोग पर अटैक करेंगे। कांग्रेस पार्टी अपनी हार को स्वीकार नहीं करेगी, अपनी गलतियों पे अमल नहीं करेगी। वो इसलिए ये चुनाव आयोग पे अटैक कर रही है कि लोग उनकी कमियों को गौर ना करें। लोग ये सोचें कि हाँ चुनाव आयोग खराब है, EVM हैक है। EVM हैक का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये नाच ना जाने आंगन टेढ़ा है। इतनी गलतियां तुम करते हो, तुम्हारे नेता कह रहे हैं कि हम अपना घर भरेंगे, रोल नंबर दे दो, हम आपको नौकरी लगा देंगे, हम आपको चुनाव के बाद देख लेंगे। धमकियां देते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, किसानों को बेवकूफ़ बनाते हैं, पहलवानों के नाम पर जातिवादी फैलाते हैं, और फिर कहते हैं कि चुनाव हैक हो गया, EVM हैक हो गया। मतलब जहां तुम जीते हुए, तो मोदी की हार है, मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। 2024 का चुनाव में अगर रिजल्ट आया 240 बीजेपी आई, तो ये मोदी का इस्तीफा मांगने लग गए थे। अब कांग्रेस पार्टी का वहां पर इतना बुरा हाल हुआ, क्या कोई इनके अध्यक्ष और इनके पार्टी के नेता इस्तीफा देंगे? नहीं देंगे। ये जीवन में कभी इस्तीफा नहीं देते हैं। हाँ। लेकिन इतनी सीटें कांग्रेस पार्टी इतने सालों तक आई नहीं और वो मोदी का इस्तीफा मांग रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका असर दिल्ली के चुनाव पे पड़ेगा। अब मुझे लगता है कि इसका असर सबसे बड़ा कर्नाटक पे भी पड़ेगा और हिमाचल पे भी पड़ेगा। दोनों जगह तो आर्थिक तंगी चल रही है। अब कांग्रेस पार्टी के नेता, जो मुझे लगता है कि हरियाणा से तो बहुत सारे जाएंगे ही, महाराष्ट्र से भी बहुत सारे अब बीजेपी की तरफ आ जाएंगे। हाँ, मैं वही क्वेश्चन पे आने वाली थी। अब ऐसा लगता है बड़े बड़े, अब देखिए अशोक तंवर के बयान को लीजिए, दलित चेहरा कुमारी शैलजा नाराज थी, तो लगा कि चलो 2 दिन पहले किसी दलित को लॉन्च किया जाए, लेकिन वो भी असर नहीं पड़ा। उसका मैं बताऊं, हाँ, अशोक तंवर वो बदलते रहते हैं, अजय माकन के रिश्तेदार हैं। हाँ। और अजय माकन कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी थे, तो उन्होंने अपनी लाज बचाने के लिए अपने रिश्तेदार को बात कर लिया कि यार जाओ भाई, तुम लास्ट मोमेंट पे ऐसे पलड़ा, तो अशोक तंवर ने अपना नुकसान किया। हाँ, इमेज खराब हुई उनकी। लेकिन जो हुड्डा समर्थक शैलजा, कुमारी शैलजा को गालियां दे रहे थे, खुलेआम एक दलित महिला के बारे में उल्टी सीधी बातें कह रहे थे, इस जाति सूचक शब्द कह रहे थे, और आपका नेता जो संविधान की बात करता है, दलित पिछड़ों की बात करने वाला नेता, रोज उस पे चुप रहता है। हाँ। किसी नेता को उन्होंने, हुड्डा ने बोला, हुड्डा ये बोल रहा है ये बीजेपी की साजिश है। तो मतलब पिछड़े भी देख रहे हैं, दलित भी देख रहे हैं, जनता भी देख रही है कि आपकी कथनी और करनी में अंतर है। और फालतू का बड़े बड़े अपने आप को नेता, शैडो PM कोई बोल रहा है वो शैडो PM है राहुल गांधी। शैडो PM क्या होता है भाई? जब गठबंधन की सरकार है, मोदी PM है, लेकिन इन्होंने मोदी को तमाम गालियां दी, मोदी को अनर्गल चीज़ें बोली। अब राहुल गांधी, अब बताइए उसकी इमेज क्या है? जो बोल रहा था कि मैंने प्रधानमंत्री की इमेज को डैमेज कर दिया। अब चुनाव से, इतने बड़े चुनाव आने वाले हैं, दिल्ली का चुनाव आने वाला है और झारखंड का चुनाव आने वाला है, महाराष्ट्र का चुनाव आने वाला है। इन चुनाव से पहले अभी देखा आपने दिल्ली में किस तरीके से केजरीवाल का बयान आ रहा है, हल्के में मत लो, झगड़ा आप अब अप्रैल मार्च में कर लेना, अभी देखा रिजल्ट कैसे, क्योंकि अब केजरीवाल को लग गया है कि गठबंधन हो नहीं पाया था। वहाँ गए थे ये हरियाणा में हरियाणा में गए, हरियाणा इनका वो बड़ा इमोशनल कार्ड, वही ड्रामा कि मैं हरियाणा का बेटा हूँ। हाँ। आप अगर मेरे को जेल में नहीं डालना चाहते हो तो मुझे जिता देना। अब हरियाणा वालों ने उनकी बुरी हाथ कर दी, तो मतलब उनके हरियाणा वालों ने भी अपने बेटे को कहा तू तिहाड़ जेल लायक ही है, तुम दोबारा तिहाड़ चले जाओ। तो दिल्ली वालों ने तो उसको तिहाड़ भेज दिया, फिर हरियाणा वालों ने भी तिहाड़ भेज दिया। अब विधानसभा बचा है, अब विधानसभा तक मुझे लगता है दिल्ली वाले फिर इनको तिहाड़ भेज देंगे। तो केजरीवाल को भी बहुत ज़्यादा झटका लगा है।
बिल्कुल लगाया हो। देखिए केजरीवाल आज जो नींद में नहीं आएंगे, उनको जितने विपक्ष के जो पार्टी वाले हैं उनको नींद नहीं आने वाली है, क्योंकि इन्हें ऐसा लगा मोदी लहर खत्म हो गई। कई बार ये बयान दे रहे हैं मोदी लहर खत्म हो गई है, इमेज फट गया है। देखिए पीएम मोदी झुक गए हैं। राहुल गांधी ने, आपको याद है, बाहर जाके बयान दिया था कि अगर आरक्षण ये खत्म नहीं करेंगे तो दूसरे प्रधानमंत्री करेंगे। मतलब कितना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस, जबकि तीसरा कार्यकाल अभी अभी शुरू हुआ है, अभी तो सरकार चलेगी। अभी तो जेडीयू ने, पीडीपी ने हाथ नहीं खींचा ना उसके बाद, उन्होंने फिर से काटना। अभी तो जेडीयू ने नहीं बोला कि हम मोदी के साथ नहीं है, तब भी जानबूझकर बोल रहे हैं कि देखिए टीडीपी इनसे दूर जाएगी, इनसे जेडीयू दूर जाएगी, दूसरा प्रधानमंत्री हमारे काम करेगा। ये भी ओवर कॉन्फिडेंस उनको ले डूबी। और जनता देखिए लगातार कमेंट कर रही है कि हम राहुल गांधी के साथ अब तो नहीं रहेंगे। तो दिल्ली अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो केजरीवाल की डेंट, आपने बात सही कही बिल्कुल। तो कांग्रेस से वैसे भी इनको चिढ़ है, दिल्ली में खास करके। हर राज्य में अपनी अपनी पैठ बनाने के लिए बात कर लेते हैं, लेकिन दिल्ली में अगर ऐसा लगता है तो क्या लगता है आपको? लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सीटें निकाली अपनी बिल्कुल धाकड़ तरीके से, विधानसभा में भी यही होने वाला है। देखो मैंने पहले भी कहा दिल्ली में बीजेपी आगे रहेगी और बीजेपी सरकार बनाएगी, क्योंकि केजरीवाल से बहुत त्रस्त हो चुके हैं। अभी केजरीवाल ने जितना बेवकूफ बनाना था बना दिया। पब्लिक एक लिमिट तक बेवकूफ बन सकती है, उसके आगे नहीं बन सकती है। केजरीवाल को इसी वजह से परेशानी हो रही है, केजरीवाल का टोन चेंज हो गया है। मुख्यमंत्री अभी आपने 2 दिन पहले उनका एग्जिट पोल का देखा होगा, तो एग्जिट पोल पे क्या कह रहे थे वो, उनका बयान, दोनों बयान अगर आप सुनोगे तो जमीन आसमान का अंतर है। वहाँ पे तो ऐसे कह रहे थे, अभी अभी आपने एग्जिट पोल देखा होगा, तो मतलब सब मोदी पर अटैक कर रहे थे। अब केजरीवाल भी बिल में घुस जाएंगे, राहुल भी बिल में घुस जाएंगे। अब वो नया पैंतरा सोचेंगे कि यार अब क्या हो गया, ये हमारी तो जितनी योजनाएं थी, जितना हमने प्लान था, सब ध्वस्त हो गया। हम तो ऐसे थे कि पूरा शपथ ग्रहण के लिए उन्होंने कपड़े तैयार कर दिए, घोड़ी घुड़सवारी, वो रोहतक में वो जो उनका जीत का जो विक्ट्री मार्च के लिए उन्होंने तांगे वाले को रखा था, वो भी भाग गया, भी लौटा दिया। हाँ ठीक है, तो अब क्या होगा इनका? तो मतलब बहुत निराशा में है कांग्रेस, बहुत ही उनको बहुत बड़ा धक्का लगा। और हरियाणा की जनता को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने जो विपक्ष की इस तरीके की बेकार की गलत निगेटिव राजनीति कहते हैं, जो साजिशों वाली राजनीति कहते हैं, उसको ध्वस्त किया है। नहीं तो अगर हरियाणा जीतता है तो मतलब ये छल कपट और साजिशों की जीत होती, तब मतलब बहुत बड़ा धक्का लगता है। शायद उसको उबरने से इस बीजेपी को बहुत दिक्कत नहीं, बीजेपी को नहीं, ये देश को सदियों लग जाते। क्योंकि राजनीति हम भले ही ये कहते हैं कि ये पार्टी वाला है या बीजेपी मोदी वाला है, हमें भी अगर कोई बोलेंगे तो भक्त बोलेंगे ये कर रहे, लेकिन अगर आप सही तरीके से अगर सोचा जाए तो भाई पाकिस्तान की भाषा कौन बोल रहा है? कश्मीर पर पाकिस्तान की भाषा वो कौन बोल रहा है? पाकिस्तान की और चाइना की तरह कौन बोल रहा है? और अपने हिंदू धर्म को गाली कौन दे रहा है? हम तो नहीं दे रहे हैं। राहुल बोल रहा है कि वहाँ नाच गाना था, हिंदुत्व सबसे बड़ा, उनको गालियां दी थी। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने लिखा है कि ये सनातन की जीत है। तो आपको लगता है कि एक हिंदुत्व के डेंट पहुंचाने में, मतलब जितनी आस्था से खिलवाड़ करना है वो कांग्रेस पार्टी करती है, तो क्या वाकई सनातन की जीत है? क्या आज बहुत बड़ी सनातन की जीत है। मैं मानता हूँ कि भले हरियाणा में आर्य समाजी ज्यादा होते हैं, हाँ, वो मतलब उस तरीके के चीजें ज्यादा नहीं मानते हैं, वो बिल्कुल सनातनी लोग हैं, वो रियल में सनातनी लोग हैं। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के जो गठबंधन में नेता हैं, स्टालिन के बेटे, उनको डिप्टी सीएम बनाया जाता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में उनको डिप्टी सीएम बनाया जाता है, वो कैसे बयानबाजी करते हैं? क्या राहुल गांधी ने कभी उसका बचाव किया? आप मेरे को ये बताना, राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी ने कभी किसी दूसरे धर्म का जो इस तरीके कट्टरवाद पूरी दुनिया में धर्म के नाम पर आतंक मचाया जाता है, कभी राहुल गांधी ने उस पर बात की, उस पर अटैक किया? नहीं किया। वो कब आरएसएस, बीजेपी, हिंदू धर्म, हिंदुत्व, इन पे ही कहते हैं, जैसे पूरी दुनिया में इन्होंने आतंक मचाया होगा। ऐसा तो राहुल गांधी जितना मुंह खोलेंगे उतना नुकसान करेंगे। अब जो जितनी उनको मैक्सिमम जीत हो सकती थी अब तक,
वो लोकसभा में हो गई क्या? वो लोकसभा तक उनको 99 पे वो आउट हो गया। मतलब एक बेकार खिलाड़ी अगर एक बार मतलब गलती से खेल लिया तो 99 पे आउट ही हो जाएगा, वो रन आउट हो जाएगा। तो वो रन आउट हो गए। अब मुझे लगता है कि अब बीजेपी का बहुत स्ट्रॉन्ग वो है, और बीजेपी को भी अब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, अच्छे से यहाँ पे बना के और अच्छे तरीके से अपने को आगे बढ़ना चाहिए। और जो ये जीत का मोमेंटम है इसको आने वाले लोकसभा चुनाव तक बनाए रखना चाहिए और उसको आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में 2024 का चुनाव में कम सीटें आई, हरियाणा में कोई कॉन्फिडेंस नहीं था इसलिए वहाँ पे जीत पाई। तो कांग्रेस पार्टी को रहने दो, राहुल गांधी को कितना भी ओवर कॉन्फिडेंस रहने दो, उनको बोलो राहुल गांधी आप शैडो पीएम है, बहुत बढ़िया, बहुत ऐसे महान आत्मा तो धरती में पहली बार हुई। हाँ, और देखिए राहुल के समर्थक लगातार हरियाणा विधानसभा चुनाव के पहले लिख रहे थे कि अगला पीएम तो हमारा तैयार है। ये बताइए, देखिए दो बातें हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव में। एक तो इनको बहुत बड़ा इम्पैक्ट लगा संविधान, मतलब ये संसद के अंदर इन्होंने कहा था जो हिंदू है वो 24 घंटे हिंसा 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 करता है, याद है आपको बयान? उस पर पीएम मोदी ने उठकर बिल्कुल हिंदुत्व पर जवाब दिया था कि ये कतई बर्दाश्त नहीं है। अमित शाह ने भी कहा था। वो एक असर जनता पर डाल रही है और वो बयान बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहा। मैं भी पढ़ रही थी, लगातार जनता लिख रही थी कि गलती हो गई लोकसभा चुनाव में, थोड़ा सा आगे इनको बढ़ा करके। देखिए जीते तो ये नहीं, कैसे कह दें हम 99 सीटों पर। और लोग जब इनसे मीडिया भी क्वेश्चन पूछ रही थी कि सर आप तो आए नहीं है केंद्र में, तो आप इतने ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस क्यों? तो कह रहे हैं हमने मोदी को उखाड़ फेंका है, जबकि प्रधानमंत्री तो वही है, अभी देश को वही लीड कर रहे हैं। अभी आपने देखा तीसरे कार्यकाल में 100 दिनों के भीतर उन्होंने कितनी विदेशी यात्राएं की, वो लगातार काम कर रहे हैं। हरियाणा में कहा जा रहा है, देखिए दर्शकों, की बीजेपी ने कोई ओवर कॉन्फिडेंस रखा ही नहीं। इन्होंने मनोहर लाल को बदल करके दिखा दिया था कि इनकी रणनीति हर पार्टी से अलग है। तो बताइए, एक तो जाति का असर बहुत बड़ा हुआ, कुमारी शैलजा नाराज लास्ट में, बस भले अशोक तंवर को लॉन्च कर रहे लेकिन हुए नहीं। और एक तो जाति का असर हरियाणा में दिखा हमको, जबरदस्त तरीके से दलितों ने वोट दिया बीजेपी को। अभी आप आंकड़े दिखाइए, समीकरण उठा के पढ़िए, लगातार कहा जा रहा है जाट तक नाराज है इनसे। हुड्डा को कोई पसंद नहीं करता, जाट भी पसंद नहीं करते, और एक हिंदुत्व पर अटैक करना, ये दोनों इम्पैक्टफुल रहा विधानसभा में। देखो सोनीपत इनका इलाका है, पिछली बार हुड्डा 6 में से 6 जीत गए थे, इस बार 5 बीजेपी जीत गई, 1 कांग्रेस रह गई। तो हुड्डा का जो इलाका है सोनीपत और इनमें, इनके विधायकों से नाराज थे। और जो ये एक जाति की तरफ वो बात कर रहे थे, पहलवानों का आंदोलन किया थे, वो भी फेल हो गया। तो उन्होंने जाति का सहारा किया, बाकी लोग इकट्ठा हो गए। ये सोच रहे थे, इन्होंने पहले जश्न मनाना शुरू कर दिया, बाकी लोग इकट्ठा हो गए कि सतर्क हो गए कि भाई ये ऐसे कैसे हो गया, फिर तो वही आतंक आ जाएगा। तो मतलब अगर आप जीत भी रहे हो, आप क्योंकि पब्लिक से बड़ा कोई नहीं है, अगर चुनाव हो या किसी भी हो लोकतंत्र में, अगर पब्लिक, क्योंकि अल्टीमेटली वोट पब्लिक को देना है। तुम राहुल गांधी को किंग कैसे बता रहे हो, उसको प्रिंस बता रहे हो, उसको प्रधानमंत्री से बड़ा बता रहे हो। प्रधानमंत्री की हर जगह तुम बेइज्जती कराने में कोई पीछे नहीं छूटते हो। तो मतलब हरियाणा की जनता नहीं देख रही क्या? हरियाणा में सबसे लोकप्रिय अभी प्रधानमंत्री मोदी ही हैं। तुम जितना गाली दोगे राहुल गांधी को उतना नुकसान होगा। और राहुल गांधी और हुड्डा ने यहाँ पे चुनाव हरवाया है। शैलजा कुमारी को तमाम गालियाँ दी इन्होंने, उस पर कुछ नहीं बोला है। ये सोच रहे थे कि भाई हमारे जो एजेंट हैं अपने, इनके कार्यकर्ता अब कौन रहे? इनके कार्यकर्ता राकेश टिकैत रह गए और वो चढ़ूनी रह गए, चढ़ूनी भी हार गया। तो कैसा किसान आंदोलन है? तमाम क्या एमएसपी, क्या ये एमएसपी इन्होंने आज तक दी है? कांग्रेस पार्टी ने मुआवजे नहीं मिले, बिल्कुल नहीं, मुआवजे की बात अलग है, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी ने इतने सालों में किसानों को एमएसपी दी? क्या किसान जो इतने सालों से 70 सालों से दर दर की ठोकरें खा रहे थे, क्या वो मर्सिडीज में घूम रहे थे रॉबर्ट वाड्रा की तरह? किसान तो हमेशा स्ट्रगल किया है, किसान खेतों में पसीना बहाया। और राहुल गांधी एक दिन फोटो खिंचा के हरियाणा में वो दिखा देते हैं कि हम जीत जाएंगे। उनको लगता है कि क्या 2 फोटो खींच करके लोग हरियाणा वाले यही बात करते हैं, अरे उसको तो यही पता नहीं है कि उसके बाबा तो वहाँ तमिलनाडु गए थे, बोल रहे थे कि भाई अगर हरी मिर्च का भाव, लाल मिर्च का भाव ज़्यादा है तो लाल मिर्च क्यों नहीं उगाते हो? तो राहुल गांधी का नॉलेज तो इस टाइप का है कि उनको पता ही नहीं है कि लाल मिर्च कैसे होती है, हरी मिर्च कैसे होती है।
तो जिस आदमी को यही पता नहीं है किसानों की समस्याओं का कैसे पता होगा? तो उनके परिवार में कोई किसान है क्या? रॉबर्ट वाड्रा किसान है या नेहरू किसान थे? कौन किसान है? किसान जो तो देखिए किसान कोई नहीं है ओबीसी है, उनको तुम गाली देते हो, वो बोलते हो तुम अदानी अंबानी पे लगे रहते हो। अदानी अंबानी को कितना गाली दोगे तुम? बोर हो गई जनता सुन सुन के, मतलब हद है। मतलब तुम अपने परिवार को तो देखते नहीं हो। तुम्हारे जो परिवार हमेशा से गद्दी में बैठ के 10 जनपद में जनता के टैक्स के पैसों को लूट के खा रहे हो, और वो तुम लुटेरे नहीं हुए, और वो जो उद्योगपति मेहनत कर रहा है, देश को आगे बढ़ा रहा है, वो चोर हो गया। और रॉबर्ट वाड्रा इतने बड़े बिजनेसमैन हैं कि वो देश का दाता हो गया, किसान हो गया। उसको पूरे हरियाणा की किसानों की जमीनें छीन कर हुड्डा उसको देंगे। क्या किसान इसलिए ये बातें सब कह रहे हैं? हाँ, तो किसान क्या हुड्डा को जिताएंगे इसलिए? तो आप गुड़गांव चले जाना, आधा से ज्यादा किसकी जमीन है? प्रॉपर्टीज है। हाँ, तो फिर वो दौर थोड़ी नहीं देखना चाहते थे। तो इसलिए किसानों को भी सच्चाई पता है। राहुल गांधी अमेठी में जीत सकते हैं। अमेठी में उन्होंने खानदानी उन्होंने अपने कार्यकर्ता बना रखे हैं, लेकिन हरियाणा में अब उनका पूरा पतन हो चुका है। अब मुझे लग रहा पार्टी में बड़ी टूट होगी। पार्टी के नेता शैलजा कुमारी पहले ही बोल रही कि क्यों हारे हम, राहुल गांधी की इतनी मेहनत थी, किसने वो तो इनडायरेक्ट हुड्डा पे अटैक कर रही है। और हुड्डा को ज़्यादा वो बोलेंगे तो हुड्डा अपने कहीं जितने एमएलए उनके साथ बीजेपी में ना चला जाए। तो मतलब कांग्रेस पार्टी खुद ही खत्म हो जाएगी। राहुल गांधी अकेले रह सकते हैं ऐसा लगता है। तो उसके साथ सुप्रिया श्रीनित और जयराम रमेश, दो पवन खेड़ा भी है। हाँ, तो मतलब ऐसे बड़बोले नेता हैं कि पवन खेड़ा को तो तमीज़ तो है नहीं। पता नहीं मीडिया पे आते हैं कि बेहुदा तरीके से बात करते हैं। जयराम रमेश भी, दोनों की जोड़ी है। मीडिया को लगातार ये गालियां देते रहते हैं। चैनल पे इस तरीके बेहुदा बातें करते हैं इनके प्रवक्ता। तो लोग तंग हो चुके हैं। लोग ये सोच रहे थे कि चलो यार ये भी जीत जाए, बढ़िया है, पर तुम पागलों की तरह, बंदरों की तरह उछल उछल के बकवास कर रहे हैं। तो इनको सबक सिखा दिया जनता ने। अब राहुल गांधी जलेबी की फैक्ट्री, जलेबी तल ले, अब जो करना है कर ले भाई। राहुल गांधी के ऐसे अजूबे गरीब आइडिया हैं। अब हरियाणा वाले कैसे किसान सोचेगा कि भाई जलेबी की फैक्ट्री आएगी, हमारे 30,000 लोग उस फैक्ट्री में काम करेंगे। तो फैक्ट्री जलेबी का जादू नहीं चल पाया। की फैक्ट्री ने कॉमेडी दे दिया, लोगों को हंसा दिया और कांग्रेस को भी हरा दिया। तो बहुत मज़ा आया। लोगों ने जलेबी, आज पूरा दिन जलेबी का रहा। तो राहुल गांधी जो आपने भी जलेबी खाया? हम तो जलेबी इसलिए खाए कि भाई हम भी देखना चाहते थे कि जलेबी की फैक्ट्री ये बढ़िया होती है, वो हम अपने गली के दुकान वाली जलेबी सही होती है। फैक्ट्री वाली जलेबी तो कल्पना नहीं की थी मैंने, फैक्ट्री से जलेबी आई। अच्छा, आप नोएडा की जलेबियाँ देख रहे थे? अब जलेबी तो कभी कभी खाते हैं, तो जैसे ज़्यादा भी नहीं खा पाते हैं, मीठा इतना ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी की स्पीच सुन के मुझे लगा कि अब हरियाणा में बहुत मज़ेदार चुनाव होने वाले। लास्ट मोमेंट पे जलेबी लेके आ गया। तो वो जलेबी बीजेपी वाले सुबह सुबह जो कांग्रेस ने ऑर्डर दिया था वो पूरे चाशनी के साथ वो अपने इधर ले गए। तो राहुल गांधी की जलेबी बड़ा मज़ा दे दिया सबको। आज जो 2004 जून के रिजल्ट के बाद बीजेपी वालों में मायूसी थी ना, आज बीजेपी वाले बड़े जश्न में हैं। और कांग्रेस पार्टी वाले कार्यकर्ता सोच रहे हैं। अब सबसे मुझे चिंता की बात उसकी हो रही है, अशोक तंवर की। अशोक तंवर बोल रहा होगा मैंने मेहनत पूरी उसके साथ की बीजेपी की, और एक दिन आया अब किसको, अब वो बार बार कर लिया। कोई बोल रहा है कि बार बार वो वहाँ नायब सैनी को कॉल कर रहे हैं अशोक तंवर कि वापस बुला लीजिए वापस इज्जत से। तो मतलब अब दिलचस्प आज बड़ा एक्चुअली एक एज ए मीडिया के हिसाब से भी और एज ए हमारे लोगों के हिसाब से भी कि मतलब ये पॉजिटिव चुनाव रहा और रिजल्ट रहा। पॉजिटिव तो रहा ही, क्योंकि एक ऐसा आपने भी देखा होगा कि किस तरीके से मीडिया झूठ के सहारे किसी की भी सरकार बना दे रही, किसी की एग्जिट पोल्स पे अब जनता का भरोसा उठ रहा है बना दे रही। चैनल वाले बेहुदा तरीके से एक 60 दे रहा तो दूसरा बोला नहीं नहीं मेरा 75 जाएगा। कोई तमीज की बात नहीं है, कोई ये तथ्य की बात थोड़ी। अरे रे रे रे, एक इंडिया टीवी पे पत्रकार था, मैं वो सुन रहा था, वो सुबह सुबह जब बोल रहा था, अरे वहाँ पे तो कांग्रेस थोड़ी नहीं लड़ी थी चुनाव,
बीजेपी भर से जनता चुनाव लड़ रही थी। मैंने कहा यार अजीब आदमी है। मैंने कहा अभी थोड़ी देर बाद पता नहीं क्या बोलेगा, थोड़ी देर बाद वो दिखाई नहीं दिया। तो इस तरीके की मीडिया पे भी क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा प्रश्न, क्रेडिबिलिटी डाउन हुई इससे, मजाक उड़ गया है। 4 जून की बात के सबक नहीं लिए। हाँ। 4 जून में जितनी इनकी किरकिरी हुई उससे बड़ी किरकिरी आज हुई। एग्जिट पोल तब तो ये था कि भाई जीता रहे हैं, 400 दिखा रहे हैं या कुछ नहीं दिखा रहे हैं, थोड़ा कम आए। लेकिन आज तो इन्हें 75-80 दिखा रहे थे, आज तो साला बीजेपी आ गई उतने 50 तक आ गई। मतलब इन एग्जिट पोल का एक एग्जिट पोल मुझे ऐसा नहीं दिखा कि जो बीजेपी की सरकार बना रही थी। हम लोग लगातार ये कह रहे थे अपने न्यूज़ में कि भाई सारे मुद्दे कांग्रेस के अगेंस्ट जा रहे हैं, बीजेपी सरकार बना रही, तुम क्या कर रहे हो। अब बहुत सारे हमारे कमेंट में भी, ट्विटर में, यूट्यूब वीडियो में या फेसबुक में हमें भी बोले अरे भक्तों अब तो रे लो चुप, कोई हमें ऐसे अजीब ट्रोल कर रहे थे, तुम ही हो बस, अब तो बीजेपी हार चुकी है, अब ने ख्याली पुलाव है, ये है। तो मतलब तमाम हमें ट्रोल कर रहे थे, लेकिन हमें पूरा विश्वास था कि बीजेपी जीत रही है, क्योंकि मुद्दे ऐसे हैं। हाँ, आपने लगातार बताया। पब्लिक को हम बार बार बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं कि भाई जो ये एग्जिट पोल के हिसाब से। तो अब ये एग्जिट पोल भी मुझे लग रहा है कि इन चुनाव के बाद आने बंद हो जाएंगे। मतलब हद करते हैं ना, लिमिट होती है कि एक वो क्या नाम है, एक्सेस माई इंडिया वाला, वो यूट्यूब पे आया, बड़ा 24 में उसका डाउन हुआ तो वो किसी यूट्यूब चैनल के साथ आया। अब यूट्यूब पे भी उसने इतना फर्जी दिखाया, बोला 75 तक जा सकती है कांग्रेस। अब बिल्कुल। और देखिए लगातार ये सामने बातें आ रही हैं कि इन्हें दलितों ने चोट दिया, क्योंकि इन्होंने दलितों को चोट दिया, प्रधानमंत्री कह रहे थे हरियाणा में। और देखिए एक और बात जो मैं पढ़ रही थी, घोषणा पत्र जो इन्होंने दोबारा लॉन्च किया ना, उससे जनता का तुरंत मन उठा, और जिन्होंने कांग्रेस को वोट देने की सोची थी उन्होंने भी अपने हाथ पीछे खींचे कि ये क्या है, ये तमाशा बनाकर रखा है। 2 घोषणा पत्र, एक तरफ बीजेपी ने लगातार घोषणा पत्र में किया कि हम महिलाओं को फायदा देंगे, युवाओं को देंगे, और दलितों को तो इन्होंने हमेशा बेवकूफ़ बनाया। प्रधानमंत्री भी गए थे, योगी की जनसभाओं की हमने देखी कि एक व्यापक तरीके से एक इम्पैक्ट पड़ा, और प्रचार में धुआंधार तरीके से जहां जहां उन्होंने यहाँ पर प्रचार किया वहां वहां बीजेपी के आंकड़े अच्छे आए हैं। कटेंगे तो बटेंगे, ये सब सवाल उन्होंने किया, ये सब बातें भी कही कि अगर हम बट जाएंगे तो हमें कांग्रेस वाले काट देंगे। कांग्रेस वालों ने हमेशा समाज को काटने की काम किया है, बांटने का काम किया है। ये सब देखिए इम्पैक्टफुल रहा। लेकिन ये बताइए कि अगर हम महाराष्ट्र को इससे जोड़कर देखें, दिल्ली तो आपने चलिए जोड़ दिया, दिल्ली में आपने बताया कि केजरीवाल की हालत इसलिए खराब है क्योंकि अभी जेल गए हैं, तो एक डेंट पड़ा है। अब अगर बात करें हिमाचल में, इनके अकाउंट है खाली, इनके पास 1 भी रुपया नहीं है, ये क्या सैलरियाँ देंगे। वहाँ पे भी आपको लगता है कि ऐसा ही रिजल्ट होने वाला है। और हरियाणा को देखते हुए, कर्नाटक को देखते हुए, अब कांग्रेस पार्टी की जो इमेज है वो धूमिल इस तरीके से हुई कि जब है नहीं तो देंगे क्या। तो आपको लगता है कि इनके घोषणा पत्र पर जनता ने जो है वो बिल्कुल, जनता ने उनकी फाइलें बंद कर दी है कि आपके घोषणा पत्र पर हम विश्वास नहीं करेंगे। हरियाणा में आपने जो किया, अब हमारा विश्वास आपसे उठ चुका है। तो कांग्रेस पर जनता का विश्वास इस हरियाणा चुनाव से और ज्यादा उठेगा, क्योंकि बीच में राहुल गांधी कह रहे थे बीजेपी वाले देखिए मेरे साइड होली है, क्या कहेंगे? देखो, जो अगर ये हरियाणा जीतते राहुल गांधी अपनी खटाखट से, हाँ, फर्जी बिल्कुल, जो पूरे नहीं कर पाए वादे, जो कर्नाटक और हिमाचल में कर नहीं पाए, अगर ये यहाँ पे जीतते तो इनकी खटाखट की आड़ में बहुत सारे जो साधारण लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो भोले भाले हैं, वो आ जाते। महाराष्ट्र इनके लिए इजी हो जाता। और हाँ, महाराष्ट्र में हरियाणा के बाद ना, हाँ, तो महाराष्ट्र के लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ी ये समस्या हो गई है कि महाराष्ट्र के बगल में भी कर्नाटक है, जैसे हिमाचल के बगल पे हरियाणा था, और वहाँ कर्नाटक के बगल पे क्या है, महाराष्ट्र। तो वहाँ के लोग वैसे ही बता रहे हैं कि भाई यहाँ तो कांग्रेस ने लुटिया डुबो रखी है। तो कर्नाटक में लोग काफ़ी नाराज़ हैं, हमारे पास तमाम लोग कमेंट करते रहते हैं, ये ऐसी समस्याएं हैं। वहाँ से अलग अलग न्यूज़ आती रहती है। अभी मूडा स्कैम हो गया, उनके खड़गे, और कांग्रेस ने कहा था कि कर्नाटक को बिल्कुल अलग राज्य घोषित कर दीजिए, ये सब भी इम्पैक्ट पड़ा है। वहाँ महिलाओं को पैसे नहीं दिए, तमाम घोषणाएं की, अनाज नहीं दे पाए, फ्री राशन नहीं दे पाए। देखो,
ये खाली घोषणा ही करने से कोई, अगर कोई आदमी किसी भी पर्सन से वो तमाम वादे कर दें, वादे करना और वादे पूरे करने में काफ़ी डिफरेंस होता है। राहुल गांधी की कांग्रेस अब ऐसी नहीं है कि वो किसी वहाँ सरकार नहीं है, 70 साल राज कर दिया, उनके पास बहुत सारे स्टेट में गवर्नमेंट है, वहाँ कुछ कर नहीं पाए, आप बोल रहे हैं हम हरियाणा में कर देंगे। लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया और वहाँ पे वो हार गए। बीजेपी ने अच्छी मेहनत की, 10 साल की जो सत्ता विरोधी लहर थी उसको रोका, तमाम ऐसे फैक्टर थे, जातीय फैक्टर थे, उनको रोका, तमाम जो ऐसे उनके खिलाफ साजिशें थी उनके सब षड्यंत्रों को रोका। महाराष्ट्र में तो तब भी बीजेपी स्टेट, मुझे लगता है बीजेपी अच्छा करेगी और बीजेपी मुझे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वहाँ पे रहेगी। वहाँ पे आपको लग रहा है ऐसे ही आंकड़े हाँ, आएंगे और अकेले दम पर बहुमत? हाँ, अकेले दम पे नहीं, क्योंकि अभी तो उनका गठबंधन है, अभी वो गठबंधन नहीं तोड़ेंगे और ये तोड़ने भी नहीं चाहिए, हाँ, जनता पर असर तो पड़ेगा क्योंकि शिंदे ने बहुत सेक्रीफाइस करके उद्धव ठाकरे से तोड़ के इधर आए, तो शिंदे के साथ बना रखना चाहिए। और जो एनसीपी है उसके साथ वो तो वैसे भी डगमगाती रहती है, उस अजीत पवार का कोई भरोसा नहीं है, अजीत पवार अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो मेरा मानना है कि महाराष्ट्र में अब देवेंद्र फडणवीस के लिए भारी खुशखबरी है, काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र की बीजेपी यूनिट जश्न मना रही है, कांग्रेस वाले त्रस्त हैं, तो बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में बहुत बड़ी जीत है ये। बिल्कुल महाराष्ट्र के लिए संजीवनी हो गई है, क्योंकि लगातार नेगेटिविटी फैल रही थी। अगर आपको लगातार आपके माइंड में नेगेटिविटी आई तो कार्यकर्ता बहुत निराश हो जाता है, फिर वो उतनी ऊर्जा से नहीं लगता है, तो उसे लगता है कि यार हार रहे हैं। तो अब बहुत मोरल बूस्टिंग का काम कर दिया कांग्रेस के कार्यकर्ता, अब उनको हाँ। उन बीजेपी वाले उनको जलेबी देकर दिखाकर चिढ़ाएंगे तो वैसे ही भड़क जाएंगे वो। तो अब बहुत दिलचस्प होगा, महाराष्ट्र में भी हम जाएंगे, महाराष्ट्र कवर करेंगे, महाराष्ट्र की जनता का दिखाएंगे, क्योंकि हम महाराष्ट्र को हम बहुत पहले से कवर कर रहे हैं। महाराष्ट्र की हमारी जनता हमारे साथ काफ़ी जुड़ी रहती है, महाराष्ट्र के मुद्दों को हम बारीकी से समझते हैं, महाराष्ट्र में किस तरीके की पॉलिटिक्स है। हम जब तब से महाराष्ट्र को कवर कर रहे हैं, जब ये इनका शिवसेना और इनका गठबंधन टूटा उससे पहले से, जब इनकी गवर्नमेंट थी, ये चुनाव एक साथ लड़े थे लेकिन बाद में गठबंधन टूटा। तो महाराष्ट्र में भी दिलचस्प आंकड़े आएंगे, महाराष्ट्र का चुनाव दिलचस्प होगा। अब असली रण वहाँ होगा और यहाँ ये झारखंड में तो हारने ही वाले हैं। ये बताइए उत्तर प्रदेश कैसे वापस लाएंगे? आज कांग्रेस वाले कह रहे टीवी डिबेट्स में कि पत्रकार क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या हो गया कांग्रेस पार्टी को, कैसे चलेगा? तो कांग्रेस वाले हार स्वीकार नहीं कर रहे थे, मैं देख रही थी, और कह रहे थे उत्तर प्रदेश कैसे लाएंगे। इस पर बताइए जनता को अपने, आप क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश कैसे वापसी होगी जो डेंट पड़ा था? उत्तर प्रदेश में किस, जो अभी लोकसभा में, हाँ मतलब कैसे उसको वापस एक बार विधानसभा चुनाव में लगता है? विधानसभा चुनाव में योगी जी आराम से निकाल लेंगे, ऐसा कोई बड़ी, क्योंकि एक चेहरा है योगी। अभी हरियाणा में अगर आप जीत का भी देखेंगे तो यूपी बॉर्डर में जहाँ जहाँ यूपी लगा हुआ था उस पूरे एरिया में बीजेपी जीती है। इस पलवल से लेकर और तमाम आगे सहारनपुर वाली बॉर्डर से लेकर तमाम जो है उस हरियाणा बॉर्डर में वो पूरा भगवा छा गया। तो योगी की इमेज है, योगी यहाँ भी अखिलेश यादव इसीलिए उछल रहे थे कि हम जीत जाएंगे, हम अब विधानसभा की शपथ लेंगे, हमारे संपर्क में हैं, और वो केशव प्रसाद मौर्य को बोल रहे 100 विधायक लाओ, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो योगी की इमेज है, योगी फिर जीतेंगे, प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, पर मेहनत ज़रूर करना चाहिए। ऐसा है कि पब्लिक कुछ भी मिनटों में या दिनों में बदल सकती है, बिल्कुल, तो उसको बनाए रखना है, उस पर लगातार मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप कछुए की तरह सो जाओगे, खरगोश की तरह सो जाओगे और कछुआ आगे निकल जाएगा। तो हमें किसी को मौका नहीं देना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए, और आलस नहीं आने देना चाहिए। अगर तुम्हारा समर्थक आलसी हो जाएगा, तुम भी आलसी हो जाओगे गवर्नमेंट में, तो तुम तो हारोगे ही। तो कांग्रेस नहीं बनने देना चाहिए बीजेपी को लगातार देश और समाज को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। बिल्कुल। और देखिए हरियाणा में हमने देख लिया कि
जो मेहनत किया, जिसने ये बाजी जीती है, उसको क्रेडिट आज जनता दे रही है, उसको तमाम मीडिया, तमाम राजनीतिक विश्लेषक दे रहे हैं और यही कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो कोर तैयारी की है, जो अंदरूनी खबरें आ रही थी बीजेपी के लिए, बीजेपी ने एक एक पहलुओं पर मेहनत की है और यही ये महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कर रहे हैं। एक और बात मैं आपको अंतिम में बताती चलूं कि इसमें अमित शाह का भी कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा इंपैक्ट है। वो महाराष्ट्र गए, आखिर बार बार उन्होंने क्यों कहा कि कार्यकर्ता जो है वो इज्जत से जवाब दे, आपको अनर्गल बातें नहीं करनी है, आपको बहुत खराब शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा है जो कांग्रेस वाले कर रहे हैं। यही हरियाणा में काम आया और कहा जा रहा है बहुत बहुत बड़ा क्रेडिट बीजेपी के छोटे कार्यकर्ताओं को हरियाणा में। इसी वजह से ये हरियाणा विधानसभा चुनाव बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा है। जनता ने आज बिल्कुल जान लिया कि सरकार वही बनाएंगे जो तमाम जनता को खुश करेगी और जो पार्टी जुमलेबाजी की है, जो पार्टी झूठ की है, उनको तो धराशायी करना है और कांग्रेस का यही हाल हरियाणा में हो गया दर्शकों। और आपने भी बहुत सटीक जानकारी दी। आपने कहा कि महाराष्ट्र आपने कवर किया, हरियाणा भी आप गए, आपने देखा हरियाणा में बड़े नाराज थे, बॉर्डर्स का असर पड़ा, विधानसभा चुनावों में हिमाचल का, कर्नाटक का, तमाम जगहों का इन पर असर पड़ा, संविधान का असर पड़ा, गरीबों का असर पड़ा और जाति सूचक जो शब्दों का इस्तेमाल इन लोगों ने किया, जाति में बंटकर लोगों ने वोट नहीं दिया, लोगों ने एक रहकर देश के लिए वोट दिया, राष्ट्र हित के लिए वोट दिया है। तो हरियाणा में दिखा दिया। अब चलिए अंतिम शब्दों से बताइए कि इसका इम्पैक्ट तो आपने कांग्रेस के लिए बता दिया। कांग्रेस पार्टी अब धीरे धीरे ढलता सूरज कहा जा रहा है प्रतीक होगा। इन्होंने कहा था कि अगर भाजपा हरियाणा हार जाती है तो हरियाणा में भाजपा के ही नहीं पूरे विश्व भर में, पूरे भारत में ढलते सूरज का प्रतीक बीजेपी बन जाएगी और आज हमने बिल्कुल उल्टा इम्पैक्ट देख लिया है। तो आने वाले समय के लिए आप बताइए कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे, दर्शक को क्या बताएंगे, क्योंकि अब दर्शक निगाहें यहाँ पर बाहें फैलाकर इंतजार कर रहे हैं महाराष्ट्र चुनाव का। तो महाराष्ट्र के लिए आप क्या कहना चाहेंगे और दिल्ली के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरीके से बीजेपी ने वहाँ लगातार चुपचाप तरीके से अच्छे से मेहनत की है, ग्राउंड पे वर्क किया है, वैसे ही दिल्ली यूनिट को भी करना पड़ेगा, महाराष्ट्र में भी करना पड़ेगा। मतलब ये नहीं ना कि हाथ बांध कर बैठ जाना है, हाँ, तैयारी करनी है। ओवर कॉन्फिडेंस में रहोगे, काम नहीं करोगे तो उसका नुकसान हो जाएगा। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस तरीके का रिजल्ट 2024 का रहा कि सीटें कम आ जाए और बाद में पछता के कुछ नहीं होता है। और जो रिजल्ट आया हरियाणा का वो सबके लिए सबक है और कांग्रेस पार्टी इसके लिए और सभी पार्टियां अब चुपचाप हो गई, थोड़ा दिनों तक शांति रहेगी मामला। हाँ, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका पॉडकास्ट से जुड़ने के लिए, तमाम विश्लेषण जनता को बताने के लिए, और अपने चुनावों पर आपकी बहुत सटीक निगाहें हैं, बारीकी आप रखते हैं और ये भी जानते हैं कि किस तरीके से माहौल बदलता है, जनता के दिल, जनता के जज्बात बदल जाते हैं। बहुत शुक्रिया पॉडकास्ट से जुड़ने के लिए दर्शक आप सभी का, और हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। फिर आपसे जुड़ेंगे इसी चुनावी चर्चा पर और अगली निगाहें अब हमारी महाराष्ट्र पर ज़्यादा फोकस रहेंगी। तो बने रहिए। आपके प्यार के लिए, आपके समर्थन के लिए, आपके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए हमेशा से दिल से शुक्रिया।